आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू टकर कार्लसन ने जो लिया था कल के दिन, तो उसके इंटरव्यू को पब्लिश हो गया उनकी वेबसाइट tuckercarlson.com में उन्होंने पब्लिश कर दिया। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक में भी इसको 2 घंटे का इंटरव्यू ये पब्लिश हो चुके हैं सब प्लेटफॉर्म में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिला इनको। और लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हो रही है कि टकर कार्लसन, क्योंकि ये अमेरिका के एक पत्रकार है, बड़े पत्रकार, तो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है जो कि काफ़ी विवादित है। पुतिन को अभी तक 2 साल हो चुके हैं। उस समय से उन्होंने किसी भी वेस्टर्न देश में से आने वाले किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया था। तो कल के दिन जो इंटरव्यू था टकर कार्लसन का, वो पहली बार ऐसा मौका आया जब पुतिन ने किसी वेस्टर्न देश के, जो अमेरिका जिसमें शामिल है, उसके पत्रकार को उसने बुलाया अपने देश में, और वो टकर कार्लसन को 2 घंटे का टाइम दिया पुतिन ने। तो ये जो इंटरव्यू है 2 घंटे का, इसमें अगर हम इसके कंटेंट की बात की जाए तो शुरू के जो आधा घंटा था वो हिस्ट्री के ऊपर लग गया पूरा। पुतिन ने पूरा समझाने की कोशिश की किस किस प्रकार से जो जो अभी लड़ाई है यूक्रेन में, वो उसकी जो शुरुआत है वो बुनियादी वो हिस्ट्री में है। अगर समझना है तो 1-1.5 हज़ार साल पहले पहुंच जाना पड़ेगा, और उस समय देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यूक्रेन और रसिया एक ही देश थे शुरुआत से ही, एंशियंट समय से। तो उसी को बताने की कोशिश पुतिन कर रहे थे, और उन्होंने ये बैकग्राउंड समझाने की कोशिश में उन्होंने ये कहा है कि जो बेसिकली ये जो यूक्रेन इस समय है वो एक ऐसा देश है इस समय जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया है इसको, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल इसको तभी बनाया जा सकता है जब इसका जो क्षेत्र है, जो रसियन भाषा जहाँ पर बोली जाती है, डोंबास जो इलाका होता है यूक्रेन का, जब इसको रसिया में मिला दिया जाएगा तब ये नेचुरल एक क्षेत्र बन जाएगा रसिया का। तो इसी को लेकर उन्होंने शुरुआत के आधे घंटे बैकग्राउंड समझाया। फिर उन्होंने उनसे जब टकर कार्लसन ने सवाल पूछे कि आपने ये लड़ाई शुरू क्यों की, तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इसलिए शुरू की क्योंकि हम चाहते थे कि सिक्योरिटी गारंटी हमको मिलनी चाहिए थी। जैसे कि नेटो, यूक्रेन नेटो में जुड़ना चाहता था, हम चाहते थे कि यूक्रेन नेटो में ना जुड़े, क्योंकि अगर नेटो में जुड़ जाएगा यूक्रेन तो फिर हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक सिक्योरिटी गारंटी चाहते थे अपने के लिए, लेकिन हमको गारंटी नहीं मिली। और उन्होंने आगे एक खुलासा ये किया है कि यूक्रेन तैयार हो गया था सिक्योरिटी गारंटी के लिए, लेकिन जो बोरिस जॉनसन जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यूक्रेन को उकसाया और कहा कि ज़रूरत नहीं है आपको समझौता करने की, आप लड़ाई कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप समझौता मत कीजिए। तो इस जो रसिया है के राष्ट्रपति, उन्होंने कल के दिन बोरिस जॉनसन के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन ही ये जो यूक्रेन जो करने वाला था एग्रीमेंट, उसको रोका करने से। साथ में उनसे जब टकर कार्लसन ने पूछा कि अभी क्या कर सकते हैं, मतलब लड़ाई को रोकना है, सीज़ फायर करनी है, तो आप क्या चाहते हो, कैसे करें सीज़ फायर, क्या क्या आपकी डिमांड है। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड बस ये है कि जो वेस्टर्न देश है जो इस समय यूक्रेन को हेल्प कर रहे, वेपन्स दे रहे, वो हेल्प करना बंद कर दे। उसके बाद तुरंत ये लड़ाई 1 हफ्ते में ही ये सब सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 1 हफ्ते में क्या करेंगे, क्या वो यूक्रेन के ऊपर पूरा कब्जा कर देंगे, या फिर डोंबास वाले इलाके में कब्जा करेंगे, या फिर जो इलाके अभी तक उनके पास है केवल उन्हीं तक वो सीमित रहेंगे। साथ में उनसे अमेरिका जर्नलिस्ट, एक व्यक्ति वॉल स्ट्रीट पत्रकारिता में करने वाला था एक काम, तो उसको रसिया ने 2 साल पहले गिरफ्तार कर लिया था। उसका नाम है इवन गरकोनिच। तो इसको स्पाई केस में गिरफ्तार किया गया था। तो इसको लेकर भी सवाल हुआ कि इसको इसको छुड़ाने के ऊपर टकर कार्लसन ने कहा कि आप इसको छोड़ोगे क्या। तो पुतिन ने कहा कि हम छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले डील करनी पड़ेगी, यानी हमारा कोई एक व्यक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा बदले में, तभी जाके हम इसको छोड़ेंगे। जिस प्रकार से ये इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में जो टकर कार्लसन की जो लैंग्वेज थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो पुतिन को बड़े सम्मान के साथ वो बुला रहे, मिस्टर प्रेसिडेंट, उनको बार बार वो कह के संबोधित कर रहे थे। और साथ में इसमें पुतिन का क्या बेनिफिट है, वो क्यों इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये भी समझना ज़रूरी है। एक वजह ये है कि पुतिन इस समय उनको लगता है कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन में, और साथ में वो लगता है उन्हें कि इस इंटरव्यू को देने के बाद वेस्टर्न देशों का एक बहुत बड़ा ऑडियंस उनके बातों को सुनेगी और उनका जो वर्जन है उसको समझने की कोशिश करेगी। अभी तक जितना भी वेस्टर्न देश खबर चलाते हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में देखते हो खबर। तो हो सकता है कि पुतिन को लगता है कि इंटरव्यू जब पब्लिश होगा तो उसे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो उनमें से लाखों लोग उनसे सहमत भी होंगे पुतिन से। तो ये अपना वो सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद पुतिन उनके साथ समझौता करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है टकर कार्लसन, ये डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी है। तो अगर पुतिन ने इसको इंटरव्यू दे दिया तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने देश में बुलाएंगे और उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे और लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी वो कहना चाह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार है अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते तो। जो पुतिन ने बात ही कही है इंटरव्यू में, कोई नई बात नहीं है, और इससे पहले भी ये सारी लगभग 90% जो बातें उन्होंने कही हो पहले से लोगों को पता है, जो कहते आ रहे हो। जैसे हिस्ट्री की जो बात उन्होंने की है वो पहले से उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब वो लड़ाई शुरू कर रहे थे, 2022 की बात है। एक लंबा सा आर्टिकल उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने वही बातें कही जो उन्होंने टकर कार्लसन को 30 मिनट शुरुआती समय में बताया था हिस्ट्री के बारे में। और साथ में जो उनका जो डिमांड है सीज़ फायर की, वो भी सबको पता है क्या क्या डिमांड है उनकी। तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पुतिन का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक ख़ास बात ये कही है कि नेटो की वजह से ही हमको लड़ाई करनी पड़ी, अगर नेटो यूक्रेन में नहीं आता तो हम लड़ाई नहीं करते। तो इसको लेकर यूरोप के कई देश की तरफ से स्टेटमेंट आने लग गया, जैसे कि ऋषि सुनाक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि वो जो पुतिन कह रहे कि नेटो एक्सपेंशन होने के कारण ये लड़ाई की शुरुआत हुई, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्लेम गलत है। और इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी कहा है कि जो इंटरव्यू हुआ पुतिन का, उसमें पुतिन ने जो भी कहा वो झूठ का, लाइस का और वार प्रोपोगंडा के तहत वो कहा उन्होंने सारी चीज़ें। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन्होंने आज के दिन वेलेजिली ज़ेलेन्स्की जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष है उनको हीरो ऑफ यूक्रेन के पद से उनको नवाजा गया है। और ये तब हुआ है जब एक दिन पहले ही इन ज़ेलेन्स्की को निकाल दिया गया था उनकी पोस्ट से। तो ज़ेलेन्स्की और ज़ेलेंस्की दोनों के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गया था पिछले कुछ महीनों से, जिसका आखिरकार कल्मिनेशन कल के दिन देखने को मिला था, जिसमें ज़ेलेन्स्की को आखिरकार निकाल दिया गया था, उनकी पोजीशन से उनको निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो ज़ेलेंस्की वो अभी इस समय वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज़ेलेंस्की के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ेलेन्स्की एक इतना बेहतर सेनाध्यक्ष था, उसको क्यों निकाला गया है। तो उसी डैमेज कंट्रोल के लिए आज उन्होंने ये ज़ेलेन्स्की को हीरो ऑफ यूक्रेन के पद से नवाजा है। और उनके लिए उन्होंने काफ़ी एक स्टेटमेंट भी निकाला है ज़ेलेन्स्की के लिए, जिसमें उनकी तारीफ़ की गई है। ज़ेलेन्स्की के बारे में कहा गया कि उन्होंने जितने समय तक सेनाध्यक्ष रहे उतने समय तक उन्होंने यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इसको लेकर इस समय जो कीव के मेयर हैं विताली क्लिचको, इनका स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि यूक्रेन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये सेनाध्यक्ष को निकाला गया है। ये जानने का हक है जनता को कि जो एक सेनाध्यक्ष इतना बढ़िया काम कर रहा था उसको आखिरकार क्यों निकाला गया। बेल्जियम के फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस मैरिक थैस, इनका स्टेटमेंट आया। इन्होंने यूरोप के आर्म प्रोडक्शन के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि इस समय जो यूरोप में हथियार का जो प्रोडक्शन होता है वो इतना कम है कि वो हमारी भरपाई नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा ये कई साल लग सकते हैं इसको फिर से दोबारा से इसको अस्तित्व में लाने के लिए। और इनका कहना ये है कि हमने ये लंबे समय से, जब से सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तब से हमने ये अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आके हमारे जो आर्म्स के ऊपर हमारा ध्यान नहीं किया, जिसका कारण अभी हमको भुगतना पड़ रहा है। अब जो भी हमारा आर्म्स प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कई सालों से नहीं हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं होगा बल्कि इसको कई साल लगेंगे। रसिया का जो फर्स्ट बैच है वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। तो नॉर्थ कोरिया में पिछले कोविड जब से चला है तब से वहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ पाया। तो कुछ महीने, लगभग 1 महीने पहले खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने अपने देश के लिए विदेशी टूरिस्ट को शुरू कर दिया है खोलना अपने देश का। तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन रसिया को मिली थी। तो रसिया के जो टूरिस्ट है आज वो नॉर्थ कोरिया पहुँच चुके हैं। और ये भी चीज़ बताता है कि जो रसिया है और नॉर्थ कोरिया दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, जब से दोनों देशों के जो नेता थे पुतिन और किम जोंग उन, इन्होंने जब वो वार्ता की थी सितंबर में, तो उसके बाद से इन दोनों के कई एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट भी था, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया हथियार रसिया को भेज रहा है। इसके अलावा रसिया भी नॉर्थ कोरिया के कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हेल्प कर रहा है। साथ में नॉर्थ कोरिया ने अपने टूरिज्म का सेक्टर के लिए सबसे पहले रसिया के लिए खोला है।
इससे पहले जो संबंध थे रसिया और नॉर्थ कोरिया के, वो उसमें इतनी प्रगाढ़ता नहीं थी। और जितना भी नॉर्थ कोरिया का जो संबंध थे वो चाइना के साथ थे, तो टोटली नॉर्थ कोरिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन जब से रसिया के साथ उसने संबंध बनाने शुरू कर दिया, तब से रसिया ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया का नंबर 1 पार्टनर बन चुका है।